नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिग गाय एनडीटीवी। नहीं खरीद पाए रवीश कुमार को, ऐसे तमाम चीज़ें आपने आजकल टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुनी होंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनडीटीवी की। एनडीटीवी जो हाल ही में अदानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो ये सारी जो रूमर्स है, जो ये सारी बातें उठ रही है, तो हम जानेंगे इसके पीछे की असली सच्चाई को। हम जानेंगे कैसे एनडीटीवी शुरू हुआ और उसका आज तक का सफर, उसका काम और उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जानेंगे ये एनडीटीवी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा, और ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एनडीटीवी को आखिर बिकना पड़ा। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में हम एनडीटीवी की जर्नी की बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, एनडीटीवी यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1984 में एक हस्बैंड और वाइफ ने की थी, जो देश के बाहर पढ़कर इंडिया में सेटल होने आए थे। उनका नाम था डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय। प्रणय रॉय जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और राधिका रॉय जो एक जर्नलिस्ट थी। हालांकि उस वक्त इस देश में प्राइवेट न्यूज चैनल्स अलाउड नहीं थे, सिर्फ एक ही चैनल था, वो था दूरदर्शन। तो इन्होंने 1984 में एनडीटीवी की स्थापना की, जो उस वक्त दूरदर्शन के लिए उनका जो न्यूज सेगमेंट था उसके लिए प्रोडक्शन हाउस का काम करती थी। इसको अगर हमें आसान भाषा में समझना है तो हम इसे इतना समझ सकते हैं कि उस वक्त एनडीटीवी देश और विदेश में जो भी घटनाएं होती थी उनका कवरेज करती थी और उस फुटेज को वो दूरदर्शन को बेचती थी। ये कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त चला, क्योंकि इस तरह का ये पहला कोलैबोरेशन था। 1988 तक उनका ये काम बहुत जोर शोर से चला। 88 में दूरदर्शन ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाया और उनको एक सेपरेट स्लॉट अलॉट किया, जहां पर प्रणव राय एक शो करते थे, द वर्ल्ड दिस वीक। पहली बार इस देश में किसी प्राइवेट न्यूज नेटवर्क को इतना बड़ा मौका मिला था। 1989 एनडीटीवी के लिए एक गेम चेंजिंग ईयर था। 1989 में इस देश के जनरल इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन का लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने का पूरा काम जो था वो एनडीटीवी को मिला। इस काम के बाद एनडीटीवी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ और पावरफुल भी। एनडीटीवी की पावर का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, जो लोग उनके साथ उस वक्त जुड़े थे उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ नाम गिनाऊंगा। ये वो नाम है जो आज जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम है। इनकी शुरुआत एनडीटीवी के साथ हुई थी। जानी मानी जर्नलिस्ट प्रभा दत्त की बेटी बरखा दत्त उस वक्त एनडीटीवी के साथ जुड़ी हुई थी। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी थे भास्कर घोष, उनके दामाद राजदीप सरदेसाई, वो भी एनडीटीवी के साथ जुड़े। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ एम के राजदान की बेटी निधि राजदान, वो भी एनडीटीवी के साथ जुड़ी। और बीजेपी के सीनियर लीडर मनोरंजन गोस्वामी के बेटे और यूनियन लॉ मिनिस्टर दिलीप गोस्वामी के भतीजे अर्नब गोस्वामी भी एनडीटीवी के साथ जुड़े। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के लोग उस वक्त एनडीटीवी के साथ थे। धीरे धीरे एनडीटीवी और भी ज्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनता गया और 91 के बाद जब इस देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे टीवी चैनल्स देश में आने के लिए बेकरार थे, जिनमें सीएनएन था, बीबीसी था, स्टार नेटवर्क था, सोनी था। और इसी का फायदा उठाते हुए दूरदर्शन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एनडीटीवी ने 98 में स्टार ग्रुप के साथ एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉन्च हुआ इस देश का पहला 24/7 न्यूज चैनल स्टार न्यूज। इसका लॉन्चिंग उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे गुजराल, उनके हाथों से उनके पीएम रेसिडेंस यानी कि 7 आरसीआर में हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट 2003 तक चला। एनडीटीवी जो काम पहले दूरदर्शन के लिए करती थी वही काम अब वो स्टार के लिए करने लगी। 1999 में एनडीटीवी ने अपना खुद का एक वेबसाइट लॉन्च किया, ndtv.com, और जो वो प्रोडक्शन का काम करते थे उसको उन्होंने लाइव वेबकास्ट करना शुरू कर दिया। ये कदम इंडिया के जर्नलिज्म हिस्ट्री में एक माइलस्टोन था। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे एनडीटीवी की इमेज को बहुत बड़ा फायदा हुआ। 2003 में एनडीटीवी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार के साथ खत्म किया और डिसाइड किया कि अब हम खुद के 2 चैनल लॉन्च करेंगे, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7। एनडीटीवी इंडिया जो हिंदी न्यूज चैनल था और एनडीटीवी 24/7 जो एक इंग्लिश न्यूज चैनल था। अब इसके लिए उन्हें जो फाइनेंस की जरूरत थी तो वो फाइनेंस उन्होंने 3 इंटरनेशनल एजेंसी से उठाया, जिसमें से 2 अमेरिकन थी और एक ब्रिटिश। जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी उनका नाम था मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैच, और जो ब्रिटिश कंपनी थी जिससे इन्होंने पैसे उठाए थे उसका नाम था स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यहां से एनडीटीवी का गोल्डन ईरा शुरू हो गया। 1 साल के अंदर इन्होंने अपने पुराने पार्टनर स्टार न्यूज को पीछे छोड़ दिया और वो बने देश के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज चैनल। 1 नंबर पर था आज तक। 2007 तक एनडीटीवी की जो दौड़ थी वो किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन 2007 के बाद एनडीटीवी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। हालांकि 2004 में ही एनडीटीवी पब्लिक ट्रेडिंग में उतर चुकी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त थी 1433 करोड़, जो उस वक्त के किसी भी न्यूज चैनल से बहुत ज्यादा थी। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति
और सीआईआई के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल तरुण दास एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। अब आते हैं 2007 में। एनडीटीवी ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया कि अब वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने का मतलब था और ज़्यादा चैनल्स को प्रोड्यूस करना। और यहाँ पर उन्होंने एक और सब्सिडरी कंपनी खोली, एनडीटीवी लाइफस्टाइल। इस एनडीटीवी लाइफस्टाइल ने इस देश का पहला लाइफस्टाइल चैनल खोला जिसका नाम था एनडीटीवी गुड टाइम्स। इस एनडीटीवी गुड टाइम्स का जो टाइप था वो था विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रीवायर्स के किंगफिशर इस ब्रांड के साथ। एनडीटीवी का गोल था कि आने वाले 2 साल में हम नए 3 से 5 और चैनल खोलेंगे। 2008 में एनडीटीवी ने एक और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया और अमेरिकन मास मीडिया कंपनी एनबीसी यूनिवर्सल के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इस एनबीसी को $600 मिलियन के बदले अपने कंपनी के 26% शेयर दे दी। इस नाम को याद रखिएगा, अगली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो 26% शेयर है इसका बहुत बड़ा हाथ है एनडीटीवी के डाउनफॉल में। इसी साल एनडीटीवी ने 3 और चैनल खोले। एक था एनडीटीवी इमेजिन जो एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल था, एनडीटीवी शोबिज जो एक म्यूजिक चैनल था, और एक था एनडीटीवी लुमियर जो एक मूवी चैनल था। उसी वक्त एनडीटीवी ने फोकस किया था मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ऊपर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे सिटीज के ऊपर। दिल्ली में उन्होंने अपना एक न्यूज चैनल खोला जो था एनडीटीवी मेट्रोपॉलिटन दिल्ली चैनल। चेन्नई में उन्होंने डेली न्यूज़पेपर द हिंदू के साथ कोलैबोरेशन किया और वहां पर एक इंग्लिश न्यूज चैनल खोला, एनडीटीवी हिंदू। हालांकि बांग्लादेश में भी उन्होंने अपना एक 24/7 न्यूज चैनल खोला था जो बाद में 2010 में बंद हो गया। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन 2008 में पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गई। उस वक्त मार्केट में जो एनडीटीवी के शेयर थे उसकी वैल्यू थी 400 रुपए पर शेयर, जो सीधा 100 रुपए पर शेयर के ऊपर आके रुक गए, जिससे एनडीटीवी को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़े। और यहाँ पर उनकी जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनर थी एनबीसी यूनिवर्सल, उन्होंने भी अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर ली। अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने उस वक्त बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा उठाया और साथ ही में उन्होंने अपने जो असेट्स थे उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और इतना सारा पैसा जो अलग अलग कंपनी से इन्होंने उठाया था वो सारा कर्जा उन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी को ट्रांसफर किया, जो एक शेल कंपनी थी और जिसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये बात हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा 2009 से लेकर 2022 तक एनडीटीवी के जो ये 26% शेयर थे वो रिलायंस ग्रुप के पास गिरवी थे। 2009 में ही एनडीटीवी को एक बहुत ही जबरदस्त झटका लगा जब ओपन और आउटलुक जैसे मैगजीन ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्डिंग्स थे उन्हें लीक कर दिया। इन टेप्स को रीडर टेप्स के नाम से जाना जाता है, जो आज भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाइए और उन्हें सुनिए। जो एनडीटीवी के सपोर्टर्स दावा करते हैं कि एनडीटीवी पैसों के आगे नहीं झुकता या बहुत ही क्लीन है या क्लीन जर्नलिज्म में उनका विश्वास है, तो इन टेप को जाकर सुनेगा, आपको एनडीटीवी की जो असलियत है वो पता चल जाएगी। और बाकी बची कसर कोबरा पोस्ट ने 5 साल पहले पूरी कर दी है। इन टेप्स में प्रणव रॉय, राधिका रॉय, बरखा दत्त को सुना जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की लॉबिस्ट नीरा रेड्डी के साथ बात करते हुए, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे एनडीटीवी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जर्नलिज्म की जो इंटीग्रिटी थे उनको मसल कर रख दिया। इस बात से एनडीटीवी की जो इमेज थी वो धूल में मिल गई। अब तक एनडीटीवी जो सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस झेलता आ रहा था, अब उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठना शुरू हो गया। 2010 में उनका बांग्लादेश का न्यूज चैनल बंद हो गया था और 2011 में उनकी जो सब्सिडरी कंपनी थी एनडीटीवी लाइफस्टाइल, उसके 49% शेयर्स उन्होंने एस्ट्रो नाम की कंपनी को बेच दिए। और उनका जो चेन्नई में इंग्लिश न्यूज चैनल था उस चैनल को उन्होंने तमिल न्यूज़पेपर दीनाथांती को बेच दिया। 2015 के आने तक एनडीटीवी का जो बिजनेस न्यूज चैनल था एनडीटीवी प्रॉफिट, उसको उन्होंने एक हाइब्रिड चैनल बना दिया। मतलब उस पर एंटरटेनमेंट के शो भी आते थे और उस पर बिजनेस न्यूज भी आते थे। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनके जो लॉसेस थे वो कवर हो जाए। जब सब कुछ बुरा हो रहा था तब एनडीटीवी के लिए एक आशा की उम्मीद जागी। उनका एक डिजिटल मीडिया आर्म था एनडीटीवी कन्वर्जेंस, वो चल पड़ा और यहाँ से उनके बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस कवर होना शुरू हो गया। एनडीटीवी को समझ में आ गया कि अब डिजिटल ईरा शुरू हो गया है। इसी का फायदा उठाने के लिए उन्होंने और सारी वेबसाइट को लॉन्च किया, जैसे कि carandbike.com, Gadgets 360, Smart Cookies, bandbaja.com, और यहाँ से उनका काफी सारा पैसा बनना शुरू हो गया। 2014 में इस देश में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार आई। शुरू से ही मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो किसी तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू से ही एनडीटीवी इन आरोपों को लगाने में अव्वल थी। जाहिर है बीजेपी और एनडीटीवी के बीच में काफी सारी खटास आ गई। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन 2015 में ईडी ने एनडीटीवी के ऊपर रेड कर दिया। उन पर आरोप था वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगले साल 2016 में पठानकोट में जो हमला हुआ था उसके कवरेज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीटीवी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने इस देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है।
और इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक दिन का बैन लगा दिया। जिसके बाद एनडीटीवी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन उस बैन को उठा दिया। 2016 में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनडीटीवी के ऊपर एक और केस कर दिया। उन पर आरोप थे कि 2009 और 10 में एनडीटीवी ने बहुत सारे टैक्स चोरी किए हैं। 2016 में ही इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनडीटीवी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए और उन पर फाइन लगा दिया। 2017 में एनडीटीवी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करेंगे और कई सारे नए चैनल खोलेंगे। उन्होंने अपने असेट्स को डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और कई सारे नए पार्टनर बनाए, जिनमें महिंद्रा भी एक बड़ी कंपनी थी। 2017 में ही एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई ने छापे मार दिए। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने आईसीआईसीआई के साथ फ्रॉड किया है। ये कंप्लेंट की थी स्टॉक ब्रोकर संजय दत्त के द्वारा। उन्होंने सहारा लिया था संडे गार्डियन के एक आर्टिकल का, जो बाद में संडे गार्डियन ने वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद आईसीआईसीआई बैंक ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि एनडीटीवी ने हमसे जो कर्जा लिया था वो उन्होंने टाइम पर वापस कर दिया था, तो हमारी तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटका था। और जो आरोप लग रहे थे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस आरोप में अब कुछ तथ्य नजर आने शुरू हो गए थे। 2019 में सीबीआई ने एक बार फिर से एनडीटीवी के ऊपर केस कर दिया। आरोप था यह बेयर नॉर्म्स का वायलेशन। 2019 में ही सेबी ने रॉय हस्बैंड एंड वाइफ को एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया। आरोप लगा माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के जो एग्रीमेंट थे उनको ठीक तरह से डिस्क्लोज नहीं करना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आरोपों को खारिज कर दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फटकार लगा दी और उनको कहा कि आपके जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यहां से तो एनडीटीवी निकल गया, लेकिन 2022 में एनडीटीवी फिर से फंसा टीआरपी स्कैम में। 23 अगस्त 2022 अदानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीटीवी के हमने 29.18% शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। इसके बाद रॉय हस्बैंड एंड वाइफ ने ये क्लेम किया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें अंधेरे में रखकर ये सारे डीलिंग्स हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या थी वो डील, ये कौन से शेयर थे जो अदानी ने खरीद लिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसके बारे में आपके विचार क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।